नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से आ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है भाई, हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी फ़िलहाल में पैट का एग्ज़ाम ज़्यादा करीब है और पैट की दृष्टि से ही बनाए जा रहे हैं अब सेशन। चलिए विचार पढ़ लेते हैं। आज का विचार है हमारा, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। उड़ान भरना है भैया आपको, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। आपको पढ़ना है चाहे कितनी भी बार आपको दिक्कत आए। परेशानियां तो हर राह में चलने में आती हैं, लेकिन क्या है, आपको परेशानियों का सामना करना है, आपको उड़ना है, आपको उड़ान भरनी है। गिर के उठने में कभी मत घबराना, गिर के उठने में कभी घबराना ही नहीं है आपको। 1000 बार गिर जाओ कोई दिक्कत नहीं है, उठ जाओ। उठने में क्या दिक्कत है, गिर कर पड़े रहने में दिक्कत है। गिर के उठ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। शर्म किस बात की शर्म होती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ की 50% जनता इसलिए बेरोजगार है कि उन्हें छोटे काम करने में शर्म लगती है। अरे भूखे मर लोगे, शर्म करोगे, पर कमाने में किस बात की शर्म है। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, ठीक है। बड़े काम उन्हें मिलते नहीं हैं और छोटे काम वो करते नहीं हैं, इसलिए 50% जनता बेरोजगार है। तो इस बेरोजगारी को भाई कम करो, उड़ान भरो, गिरो कोई बात नहीं है, गिर के उठ लो। सपनों को पूरा करना है तो खुद से तो लड़ना पड़ेगा ही। सबसे पहली स्टेज है सपने को पूरा करने की। आपका जो भी सपना है उसे पूरा करने की सबसे पहली स्टेज है कि आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि रात को नींद आ रही है, भाई सो जाएं, मन अंदर से आवाज़ देता है नहीं यार वो सपना है, हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, हमें वो प्राप्त करना है। जब तक हम नहीं सो सकते तो हमें खुद से लड़ना हुआ। कई बार ऐसा होता है यार वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, 1000 काम हम अपने छोड़ देते हैं। किसके लिए? अपने सपने के लिए। तो अपने सपने से हमें लड़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए उड़ान भरो भाई, और गिरो और उठते रहो, सपनों को पूरा करो, चाहे खुद से लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। अब प्रश्न है हमारा, शब्द की परिभाषा क्या है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं। शब्द वर्षों से बने होते हैं। सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। शब्द की परिभाषा क्या है ये आपको बताना है। शब्द की परिभाषा पूछिए क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, और कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न। शब्द की परिभाषा, जिसे शब्द की परिभाषा नहीं आती उसे हिंदी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उसे हिंदी किसी भी एग्ज़ाम में, यदि वो खुद से फिल करने वाला एग्ज़ाम है तो फिल नहीं करनी चाहिए, जिसे शब्द की परिभाषा नहीं आती। चलिए शब्द की परिभाषा क्या है ये हमें बतानी है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। पहले ही ऑप्शन में हमें बिल्कुल सही आंसर मिला है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। जो हम बोल रहे हैं ये सब शब्द ही तो हैं, इन्हें मिला के बोल रहे हैं, जिससे वाक्य बन रहा है और इससे हम तुम्हें समझा रहे हैं, ठीक है। स्वतंत्र है ये और अर्थवान भी है। इसका अर्थ है जब तो आप समझ रहे हैं, यदि इसका अर्थ नहीं होता तो आप समझते कैसे मेरी बातों को। जो मैं बोल रही हूँ इन बातों को आप इसलिए तो समझ पा रहे हैं क्योंकि मैं शब्दों को कलेक्ट करके बोल रही हूँ और उनमें क्या हो रहा है, उनका अर्थ है, ठीक है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं। अच्छा प्रश्न है ये भी और आसान प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं। तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं या विदेशज कहते हैं।
क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। लाइक कर दीजिए भाई सभी सेशन को और शेयर कर दीजिए। जो भी लोग नहीं आए हैं उन्हें शेयर कर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग में आए उन्हें क्या कहते हैं? हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन हम उन्हें हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम तद्भव। देशज जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं होता, विदेशज जो विदेशी भाषा के शब्द हैं उन्हें हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से तत्सम शब्द छांट कर बताइए। अब आपको तत्सम शब्द छांट के बताना है। जो शब्द संस्कृत का ज्यों का त्यों लिखा हुआ है वो तत्सम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा शब्द है ऐसा जो संस्कृत का ज्यों का त्यों लिखा हुआ है? अनजान, सच, पत्ता या घोटक? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? अनजान नहीं होगा। अनजान शब्द जो है ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? अज्ञानी होगा। सच भी तद्भव है, इसका तत्सम सत्य होगा। पत्ता भी तद्भव शब्द है ये, इसका क्या होगा? पत्र होगा, तत्सम। ठीक है, घोटक डी ऑप्शन है हमारा, घोटक। ये हमारा तत्सम है क्योंकि इसका तद्भव घोड़ा होता है। ठीक है, हिंदी में हम घोड़ा बोलते हैं और संस्कृत में घोटक बोलते हैं। चलिए प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? भाई तुर्की भाषा का शब्द आपको बताना है कौन सा है। इनमें चाय है, रिक्शा है, कमरा है या कैंची है? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई कमेंट बॉक्स में, कौन सा इसमें सही है। तुर्की भाषा का शब्द पूछा है हमसे, कौन सा है? चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? चाय। चाय चीनी भाषा का शब्द है भाई। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। कमरा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। डी ऑप्शन कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, चाय छोड़ के बेशक अंग्रेज गए हैं लेकिन ये शब्द चीनी भाषा का है। ये बात आपको ध्यान देनी है। चाय में बहुत से लोग अंग्रेजी लगा देते हैं। यदि इसमें ऑप्शन में अंग्रेजी होता तो आप भी अंग्रेजी सोचते, लेकिन चाय में अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। चाय ये चीनी भाषा का शब्द है। चलिए पूछा है हमसे, विकारी शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं विकारी? ये आपको बताना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण ओनली। विकारी शब्द कौन से होते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। अच्छा प्रश्न है। चलिए विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन करने से परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी कहते हैं, और जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा जो होता है वह लड़का का लड़की हो जाता है और उससे क्रिया भी बदल जाती है। क्रिया क्या हो जाती है? लड़की है तो रही है हो जाती है, लड़का है तो कर रहा है हो जाता है। जैसे सीता गाना गा रही है और यहीं सीता की जगह पर राम हो जाए तो राम गाना गा रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सर्वनाम, विशेषण सब चेंज हो जाते हैं। राम अच्छा लड़का है, विशेषण चेंज हो गया, राम के अकॉर्डिंग अच्छा लगाएंगे हम। लेकिन यदि सीता लिख दें यहीं पे तो सीता अच्छी लड़की है। ठीक है, चेंज हो गया।
तो ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 ऐसे हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है लिंग, वचन और कारक के अकॉर्डिंग। ठीक है, विकारी शब्द हैं ये। बाकी जो क्रिया विशेषण है ये अविकारी है। चलिए, संज्ञा में कितने भेद हैं? संज्ञा में नहीं होते हैं भाई, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं ये आपको बताना है, 3, 4, 5 या 8। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, संज्ञा के कितने भेद हैं। ध्यान देना है, प्रकार नहीं पूछ रहा है, भेद पूछ रहा है। प्रकार और भेद अलग अलग होते हैं भाई। और यहाँ पे आपको जब भेद ओनली लिखा हुआ है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग बताना है, क्योंकि इंग्लिश में अलग होते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। संज्ञा के भेद 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 3 होते हैं संज्ञा के भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यता भाववाचक संज्ञा है। राम भी है तो मनुष्य ही, लेकिन उस मनुष्य का नाम दिया हुआ है तो व्यक्तिवाचक है, और मनुष्य पूछा है तो पूरी मनुष्य जाति है, वो जातिवाचक है, और भाव पूछा है तो मनुष्यता, ये भाव है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये 2 रह गए। ये भाई संज्ञा के भेद में नहीं आते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, उसके भेद हैं ये दोनों, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अन्य भेद में आते हैं ये, संज्ञा के भेद में नहीं आते हैं, अन्य भेद में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं ये, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कल भी मैंने बताया था, जातिवाचक संज्ञा के भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, तभी तो द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में आ जाती है। जब भाववाचक संज्ञा ऑप्शन में ना हो, द्रव्यवाचक संज्ञा ऑप्शन में ना हो, तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं सारी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसलिए ही तो आ जाती हैं क्योंकि वो उसका ही भेद है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में आएंगी यदि समूहवाचक ऑप्शन में नहीं होगा तो, क्योंकि ये इसी के भेद हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कर्ता में लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? वचन के अनुसार होती है, स्त्रीलिंग में होती है, पुल्लिंग में होती है, या कर्ता के अनुसार होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया किसके अकॉर्डिंग होती है या क्रिया कैसी होती है? अच्छा प्रश्न है भाई, आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। वचन के अकॉर्डिंग क्रिया नहीं होगी भाई, स्त्रीलिंग नहीं होगी। बच्चे खेल रही है होगा क्या? नहीं होगा ना। कैसे होगा? बच्चे खेल रहे हैं। जब कर्ता के लिंग का पता न हो तो उसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग में होती है। कैसे? बच्चे खेल रहे हैं, पता नहीं है लड़की भी है लड़का भी है, दोनों शामिल हो सकते हैं। बच्चे हैं, पशु चर रहे हैं, गाय भी हो सकती हैं, और उसमें पुल्लिंग भी हो सकते हैं और स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पशु चर रहे हैं, दोनों लिंगों के लोग इसमें हो सकते हैं शामिल, पुल्लिंग में क्रिया लगाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द का शब्द कौन सा है? निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। पानी है, दूध है, तेल है, ठंडाई है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। कौन सा प्रश्न, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्त्रीलिंग शब्द में आता है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। पानी, दूध, तेल या ठंडाई? चलिए, पानी, दूध और तेल ये तीनों क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। द्रव के नाम किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं वो।
सभी द्रव के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। एक दो अपवाद हो तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि अपवाद में कल को आप अपवाद उठा लाओ कोई और बोलो ये तो स्त्रीलिंग में आ रहा है। एक दो तो हर चीज़ में अपवाद होते हैं, ठीक है। वैसे द्रव जो संज्ञा के नाम होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। अब हमारा रह गया डी ऑप्शन, ठंडाई। ये क्या है? ठंडाई पी जाती है, बनाई जाती है, तो ये स्त्रीलिंग है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। क्या विशेषण है आपको ये बताना है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण क्या है? चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? 500 ग्राम होता तो संख्यावाचक होता, उसमें भी निश्चित संख्यावाचक, लेकिन 500 ग्राम नहीं लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? आधा लीटर। अब इसमें क्या हो गया? परिमाणवाचक है, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, आधा लीटर परिमाणवाचक है, वो भी निश्चित परिमाणवाचक। यदि यहाँ पे 500 ग्राम लिखा हुआ होता तो संख्यावाचक होता, वो भी निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। बूंद बूंद रेखांकित है भाई। यहाँ पर क्या है ये बूंद बूंद, ये आपको बताना है। विश्लेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। क्या है ये बूंद बूंद? विश्लेषण नहीं होगा यहाँ पे, विशेषण होगा भाई। विश्लेषण का तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा है इसमें। यहाँ पे विशेषण है, ये पहला वाला ऑप्शन विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। रेखांकित से मतलब है बूंद बूंद क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर लेते हैं। क्या होगा? विशेषण नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा। क्रिया क्या है? टपकना क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक क्रिया नहीं है। ध्यान रहे, द्विकर्मक क्रिया नहीं पूछा है हमसे, ये नहीं पूछा कि है। द्विकर्मक क्रिया नहीं है। राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। द्विकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। प्रश्न अच्छा है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? राम ने मोहन को पैसे दिए। मोहन और पैसा, दिया, दिया क्रिया के साथ मोहन और पैसा दो कर्म लिए हैं। सेठ मुनीम और वेतन द्विकर्मक क्रिया है। पिता और पुस्तक, पुत्र और पुस्तक द्विकर्मक क्रिया है। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, ठीक है। सेठ ने मुनीम को वेतन दिया, राम ने मोहन को पैसे दिए। माँ नौकर से भोजन बनवाती है, ठीक है। माँ नौकर से भोजन बनवाती है, ये क्या है? बनवाती। मैंने कितनी बार बताया है कि जब बनवाती, करवाती, खिलवाती ऐसी जब क्रिया लगी हो तो क्या होता है? वो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, द्विकर्मक क्रिया नहीं होती। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। माँ नौकर से भोजन बनवाती है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। जब क्रिया बहुत तेज हो, जब इंसान बहुत तेज हो, दूसरे से कार्य करवाए, तो वो क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है वहाँ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
यह है फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। कैसा वाक्य है ये आपको बताना है। यह है फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। कैसा वाक्य है? इच्छावाचक है, प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, आज्ञावाचक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कैसा वाक्य है ये। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा भाई आंसर? इच्छावाचक वाक्य कैसे होते हैं? भगवान तुम्हें खुश रखे, ये इच्छावाचक है। प्रश्नवाचक कैसे होते हैं? राम के पिता कौन हैं? तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? ये प्रश्नवाचक है। संकेतवाचक कैसे होते हैं? राम का मकान उधर है, उधर संकेत कर रहा है राम के मकान की तरफ। ठीक है, डी ऑप्शन। आज्ञावाचक बिल्कुल सही है, आज्ञावाचक। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, आज्ञा दी जा रही है ऐसी। ठीक है, शांति बनाए रखें, ये भी आज्ञावाचक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं। क्या कहते हैं उन्हें? ये आपको बताना है। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं, या विस्मयादि बोधक कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, प्रश्न अच्छा है। मैं रोज एक आध दो बार नाम लेती हूँ, आपको ये पता है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, गलत मत कर देना इस प्रश्न को। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? दो वाक्यांशों को जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना। क्या कहते हैं? राम और श्याम मित्र हैं। राम और श्याम दो राम को और श्याम को क्या जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। ठीक, दो वाक्य है। कैसे? जैसे हम स्कूल जाएंगे लेकिन अभी नहीं। क्या हो गया? लेकिन जो है ये जोड़ रहा है दोनों वाक्यों को। शब्द जैसे रात और दिन, दो शब्द जुड़ रहे हैं इसमें। किसके द्वारा जोड़ेंगे? हाइफन, योजक चिन्ह, जिन्हें योजक भी कहा जाता है। संबंध, समुच्चय बोधक। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। यदि मैं यहाँ पे ऑप्शन में योजक लिख देती तो आप सब बिल्कुल सही कर देते और एक बार में ही आंसर बिल्कुल सही होता। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। क्या शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। मुझे भारी प्यास लगी है, उसने गालियां निकाली, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, हमें सावधानी लेनी होगी। शुद्ध बताना है भाई, कौन सा है शुद्ध। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। मुझे भारी प्यास लगी। प्यास भी भारी और हल्की लगती है क्या? प्यास तो प्यास होती है, बहुत लगती है प्यास। कम या बहुत तो लगती है प्यास, लेकिन भारी नहीं लगती भाई। उसने गालियां निकाली। भाई गाली कौन निकालता है? गाली तो देते हैं, निकालते नहीं हैं। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। हमें सावधानी लेनी होगी। सावधानी लेते नहीं हैं, बरतते हैं सावधानी। सावधानी लेते नहीं हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, माटी हो गई सोना गद्य की विधा है। क्या विधा है इस गद्य की, ये बताना है। माटी हो गई सोना, और ये किसकी रचना है ये भी आपको बतानी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। माटी हो गई सोना ये किसकी रचना है ये भी बताना है, और गद्य की कौन सी विधा है ये भी बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि किसकी रचना है ये। चलिए माटी हो गई सोना
सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस गद्य की विधा है ये ऑप्शन हमारा सही है, संस्मरण है ये। माटी हो गई सोना, संस्मरण है भाई ये। और कन्हैयालाल मिश्र की ये रचना है। अब ये देख लेते हैं संस्मरण कहते किसे हैं। संस्मरण कहते हैं बार बार स्मरण करना, ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाओं या कृत्यों का उल्लेख जो बार बार हो उसे संस्मरण कहते हैं। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। भैंस का ताकतवर दूध होता है, भैंस का दूध ताकतवर होता है, भैंस का होता है ताकतवर दूध, ताकतवर भैंस का दूध होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई कौन सा सही है। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। भैंस का ताकतवर दूध, भैंस का ताकतवर दूध होता है, ऐसे लिखेंगे क्या इसको, भैंस का ताकतवर, भैंस का दूध ताकतवर होता है, ये सही लग रहा है देख सुन मतलब बोलने में। भैंस का होता है ताकतवर दूध, ये भी गलत लग रहा है। ताकतवर भैंस का दूध होता है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भैंस का दूध ताकतवर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था। कौन से कवि थे ऐसे जो मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त थे। रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास या रस खान। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। लाइक शेयर कर दिए, लाइक शेयर कर दिया करो बिना कहे ही। कितनी बार कहना पड़ता है जब आप लोग लाइक शेयर करते हो। सबसे पहले सब लोग जाके लाइक करो और फिर जल्दी से शेयर करके आओ सब। चलिए, लाइक शेयर करना ज़रूरी है भाई, करते रहना चाहिए आपको लाइक शेयर। क्या करोगे इन हाथों का, इन हाथों का यूज़ कीजिए अजी, इन हाथों से कुछ काम लीजिए। चलो ज़्यादा नहीं, एक लाइक और एक शेयर कीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। रहीमदास नहीं होगा भाई, मलिक मोहम्मद जैसी नहीं, कबीरदास नहीं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, रस खान। मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त थे, कौन, रस खान। इनका जो असली नाम था वो था सैयद इब्राहिम था, सैयद इब्राहिम। ठीक है, इनका असली नाम था सैयद इब्राहिम। कितनी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। कृष्ण भक्त थे ये, इसलिए इनका नाम रस खान रख दिया गया था बाद में। ठीक है, रस खान का मतलब होता है रस की खान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गिल्लू कहानी की लेखिका हैं, कौन है लेखिका गिल्लू कहानी की, आपको बताना है। मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, शिवानी या मधु कांकरिया। कौन है गिल्लू कहानी की लेखिका। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या है गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है पता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा गिल्लू कहानी की लेखिका है। और ये किससे लिया गया है, मेरा परिवार नामक कृति है एक उनकी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, उससे लिया गया है गिल्लू कहानी। ठीक है, उसका ही एक भाग है। इसमें एक गिलहरी के बच्चे के बारे में वर्णन किया गया है। मनुष्य के प्रति प्रेम भाव का वर्णन है उसमें। मतलब गिलहरी के बच्चे को उन्होंने एक मनुष्य के तरह पाला है। निजी जीवन, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये महादेवी जी के निजी जीवन से जुड़ी हुई घटना है, उनके अपने जीवन की आधारित घटना है। एक गिलहरी का बच्चा होता है इसमें, और उस बच्चे के चोट लग जाती है, उस बच्चे को ये एक इंसानी बच्चे की तरह पालती हैं। उसका इसमें वर्णन है। मेरा परिवार नामक कृति है एक, उसमें गिल्लू कहानी है। ठीक है, इसमें कई सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें डिटेल बता दिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है, कौन सा है ये बताना है आपको। पशु पक्षियों पर आधारित
महादेवी जी का रेखा चित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चल यात्री नहीं है, ये चलचित्र हैं भाई, ठीक है। चलिए आंसर दीजिएगा भैया। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। पशु पक्षियों पर आधारित महादेवी जी का रेखा चित्र क्या है। मेरा परिवार। अभी मैंने ऊपर ही बताया, ये मेरा परिवार नामक एक कृति है उनकी, जिसमें उन्होंने पशु पक्षियों के बारे में लिखा है। पशु पक्षियों का बिल्कुल ऐसा वर्णन किया है जैसे घर के मेंबर होते हैं, वैसे उनका वर्णन किया है। उन्होंने इस कृति में पशु पक्षियों के नाम इंसानी नाम जैसे रखते हैं, ठीक है। इंसानी मतलब इंसानों से तुलना की है, बिल्कुल इंसानों की तरह ही अपने पास रखा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। आज के सेशन का भाई लास्ट प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। बहुत अच्छी लाइन है और मुझे बहुत पसंद है भाई ये लाइन। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। पूछा है इन पंक्तियों में कौन सा रस है। वियोग रस है, श्रृंगार रस है, भक्ति रस है या करुण रस है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। ये भी बताना है आपको कि ये लाइन किस कवि की है। चलिए आंसर ले लेते हैं, अब क्या होगा इसका आंसर। भाई अब अबला तो रही नहीं है नारी। पहली जो नारी होती थी वो अबला होती थी, अब नारी अबला नहीं है, न लाचार है न बेबस है। अब अपने पैरों पर खड़ी हुई नारी हैं, सशक्त नारी हैं, अब अबला नारी नहीं है। क्या होता है ना, कुछ जो उस समय के जो मैगजीन होती हैं, अखबार होते हैं, उन सब से भी इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। आज अबला नारी कोई नहीं बोलता है, अबला जीवन ऐसी सब लाइनों को अब कोई प्रयोग नहीं करता है। कमज़ोर नहीं माना गया है आज की दुनिया में, स्त्रियों को कोई कमज़ोर नहीं बताता है, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। यदि कोई कमज़ोर किसी के लिए कहेगा तो उस चीज़ का असर पड़ता है इंसान पे। आपको कोई कहेगा आपको पढ़ना नहीं आता, तो आपको एक दिन आप खुद में सोचेंगे कि यार ऐसा तो ना सच में पढ़ना ना आता हो हमें। तो उस चीज़ जैसा हमें बोलते हैं वैसा हमें इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे किसी को चोट लग जाए तो चोट लगने वाले को इतना दुख नहीं होगा जितना जब दुख होगा जब कोई ये बोले यार बहुत ज़्यादा चोट लग गई है बेचारे को। मतलब कभी कभी तो भाई ऐसा लगता है कि कोई लोग इतना दुख लगा देते हैं, इतना दुख जता देते हैं कि ये सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि यार चोट मेरे लगी है इसके लगी है, ये फालतू में इतना परेशान हो रहा है। मतलब इतना दिखावा कर लेते हैं लोग कि मतलब चोट दूसरे को लगी है और मतलब दूसरे बंदे को रुलाई देंगे, तो उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने कभी किसी को कोई बात कह दी और उसके बाद में कहा उसे यार सॉरी तुझे बुरा लगा हो, तो मतलब चाहे उसने उस बात को इस तरह से सोचा ही ना हो, लेकिन तुमने सॉरी कह के उसे एहसास दिलवा दिया कि वास्तव में बात गलत थी, तभी सॉरी बोला है। फिर वो उस पर ज़रूर सोचेगा कि यार ऐसी क्या बात थी जो इसने सॉरी बोला है, मतलब इसने कुछ गलत बोला था। चलिए बात के बाद में कभी सॉरी नहीं बोलना चाहिए, उससे फील होता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये हमेशा से शाश्वत सत्य है। महिलाओं के जीवन में आंचल में दूध और आंखों में पानी रहता ही है। चलिए क्या होगा इसमें, भक्ति नहीं होगा भाई, डी ऑप्शन है, करुण रस होगा, ठीक है। ये लाइन किसकी है, ये लाइन है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने दी थी। ये कविता दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति को देखकर लिखी गई थी, ठीक है। उस समय की महिलाओं की स्थिति को देखकर लिखी गई थी। यदि आज की महिलाओं को देखा जाए तो इस कहानी के मायने बदल गए हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो बदल गए हैं भाई। चलिए इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा भाई। आपसे विनम्र निवेदन है
सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।